इंटरनल मार्केट है, मतलब जो अपने देश के अंतर्गत हम बात करेंगे तो पाते क्या है कि आरबीआई कहीं ना कहीं पैसा लेता है, ठीक है, या सरकार गवर्नमेंट खुद विदेशों से पैसा लेते हैं, जैसे IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, या किसी और देश से ऋण समझौता हुआ, होता है नहीं होता है, क्लियर है। और चौथा जो पॉइंट है वो है अन्य देयताएं, मतलब अदर लायबिलिटीज, मतलब जैसे राष्ट्रीय बचत पत्र होता है, राष्ट्रीय बचत पत्र बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चलाती है, उसमें पैसा डाल दिया जाता है, तो सरकार को पैसा तो मिल गया लेकिन कभी न कभी उसे लौटाना, क्लियर, लेकिन पैसा मिल तो रहा है। समझ में आया नहीं समझ में आया, क्लियर है, ये चारों बातें समझ में आ गई। अब देखो, अब मुद्दा क्या समझना है मेरे भाई, इनमें से ध्यान से देखना है, ये जो दोनों है इसके लिए सरकार पे कोई देयता मतलब कोई लायबिलिटी अब नहीं बन रही है, कोई उधारी नहीं बन रही है, इसीलिए इन दोनों को नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। समझ में है, क्लियर है, क्लियर। पूंजीगत प्राप्तियों में इन दोनों को ध्यान में रखना है कि ये नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट है। भाई डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, हमेशा जीडीपी में आ रहा है, मतलब कि अपने बजट में शब्द यूज किया जा रहा है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको समझना होगा कि स्वामित्व में परिवर्तन आ रहा है मेरे भाई स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में, तो ध्यान से समझना होगा। इन सब चीजों को जब पढ़ो तो यार दिमाग काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें समझ में आई कि नहीं समझ में आई कि भाई पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां होती है जिसमें सरकार को अपनी संपत्ति को या कम करना होगा या कहीं ना कहीं उन पे दायित्व बढ़ जाता है, लायबिलिटीज बढ़ जाती है दोस्तों, लायबिलिटी में परिवर्तन दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अगर उधारी लिया मेरे भाई तो कभी ना कभी तो लौटाना है, ठीक है। अगर अन्य देयताएं प्राप्त हुई मेरे भाई जैसे राष्ट्रीय बचत पत्र और अन्य योजनाओं के द्वारा, तो कभी ना कभी उसे रिटर्न करना है, तो एक देयता है, एक लायबिलिटीज है। अब रही बात को इन दोनों की अगर बात करेंगे तो जिस तरीके से भारत सरकार किसी से पैसा लेती है उसी तरीके से भारत सरकार हो सकता है किसी को दे, जैसे हम देखेंगे राज्यों को दे रही है, बहुत सारे राज्यों को उधार देती है, किसी अन्य देश की सरकार को उधार दी, तो अगर वो पैसा रिटर्न मिल गया तो वो भी पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आएगा। और इन दोनों डिसइन्वेस्टमेंट और रिसिप्ट ऑफ लोन्स की अगर हम बात करेंगे मेरे भाई तो उन्हीं को नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आगे, अब हमें पूंजीगत और राजस्व प्राप्ति दोनों को मिला के सोचना है मेरे भाई कि भाई उधर भी क्या कोई किसी भी तरीके से डेट बन रहा था? नहीं बन रहा था ना, डेट ही तो नहीं बन रहा था वहां, ठीक है। और उसको और इन दोनों को अगर मिला देंगे तो टोटल दोनों को मिला के हम कह सकते हैं नॉन डेट रिसिप्ट, मतलब पूंजीगत राजस्व प्राप्तियों में इनकम टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, इन दोनों को मिला दिए, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों को मिला दिए, इन दोनों मतलब कहीं कहीं पूंजीगत वाला जो कुछ पार्ट है नॉन डेट वाला उसको मिलाया और उसको मिलाया, दोनों को मिलाने के बाद हम पाते हैं कि इनको कह सकते हैं कि नॉन डेट रिसिप्ट, मतलब किसी भी तरीके का इनके पे दायित्व तो नहीं आ रहा। बात समझ में आ गया, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान दो, अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होते हैं घाटे। क्या? घाटों के बारे में पढ़ेंगे, जो डिफिसिट है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। अब सिंपल सी बात है, अभी हम कुछ भी नहीं जानते हैं, एक शब्द हमें बताओ, घाटा शब्द कब आएगा? मतलब हमारा जो खर्च है वो प्राप्तियों से अधिक हो जाएगा तभी तो घाटा आएगा, कि जितना हमारा इनकम नहीं है उससे ज्यादा अगर हम खर्चा कर दे रहे हैं तो हम घाटे में हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बात समझ में आई, ठीक है। लेकिन इसको समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं राजस्व खर्चों को देखना होगा और राजस्व प्राप्तियों को देखना होगा। बात समझ में आई नहीं समझ में आई, ठीक है। अब जब राजस्व घाटे के बारे में आगे पढ़ेंगे, इसको खूब अच्छे से पढ़ेंगे, मैं यहाँ कुछ मुद्दे को समझाना चाह रहा हूँ। अगर हमें राजस्व घाटे के बारे में पढ़ना होगा तो हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे कि राजस्व खर्चे कौन कौन से हैं और राजस्व प्राप्तियां कौन कौन से हैं, इन दोनों के अंतर को ही तो हम घाटा कहेंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो मतलब अगर राजस्व घाटे की बात करें तो कुल राजस्व प्राप्तियां पर कुल राजस्व खर्चों का आधिक्य, पूंजीगत की बात करें कुल पूंजीगत खर्चों का कुल पूंजीगत प्राप्तियों पे आधिक्य, यही होगा। आगे देख के समझ लेंगे। प्रभावी राजस्व घाटा है, राज्यों को पूंजीगत अनुदान दिया जा रहा है। और बात करेंगे हम राजकोषीय घाटा का बात करेंगे, कुल प्राप्तियों पे कुल खर्चों का अधिक हम बात करेंगे और कहेंगे जिसमें बाजार से उधार या अन्य देयताओं को शामिल
नहीं किया जाएगा। गैर ऋणकारी प्राप्तियों के बारे में बात करेंगे, वहाँ बजट घाटे के बारे में बात करेंगे, प्राथमिक घाटे के बारे में बात करेंगे। समझ रहे हैं दोस्तों? लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना होगा कि राजस्व प्राप्तियां अगर हम पढ़ लिए तो राजस्व खर्चों को हमें देखना होगा। तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों, भारत सरकार के खर्च। भारत सरकार की खर्च दोस्तों, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है? इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है राजस्व खर्च, एक होता है पूंजीगत खर्च। ठीक है, क्लियर है? बात कहीं राजस्व खर्च के बारे में बात करेंगे और पूंजीगत खर्चों के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है राजस्व खर्च। अब देखिए, राजस्व खर्च वो खर्चे होते हैं, मतलब कहीं न कहीं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जिनसे ना तो संपत्ति का निर्माण होता है दोस्तों, मतलब किसी भी तरीके की असेट फॉर्मेशन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, और ना ही किसी भी तरीके की लायबिलिटीज में कमी आती है। क्लियर है? मतलब ना ही संपत्ति का निर्माण होगा, ना ही उधारी में कोई कमी आएगी दोस्तों। क्लियर है? बात समझ में? इतनी बात समझ में? अब इसके अंतर्गत हम मेजर चीजें देखते हैं तो पाते क्या है कि कुछ मेन बातें हैं इसमें। अब ध्यान से समझिएगा इन बातों को। जैसे क्या है कि सबसे पहली बात करेंगे ब्याज भुगतान। मतलब ब्याज भुगतान क्या है कि भाई कोई कभी ना कभी हम ऋण लिए हैं, उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको पेमेंट किया जा रहा है। अब एक बात बताओ, उस इंटरेस्ट पेमेंट से भाई जो मूल राशि है, जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, क्या उसमें कमी आ रही है? नहीं आ रही है। तो आप पे जो लायबिलिटीज है वो बनी ही है, लायबिलिटीज बनी है, सिर्फ आप ब्याज का भुगतान कर रहे हैं, लायबिलिटीज में कोई कमी नहीं आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं राजस्व खर्चे के अंतर्गत जाए। जब आप बजट या इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, उसमें सरकार के खर्चों का अनुमान या एक्चुअल वाला भी देखेंगे तो सर्वाधिक मात्रा में ये दिखेगा कहीं ना कहीं। अगर 100 रुपया आ रहा है तो लगभग 19 से 20 रुपया उसी में खर्चा हो जाता है। समझ गए नहीं बात? अब देखिए अगले पॉइंट को देखेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के वेतन और पेंशन पे जो खर्चा आ रहा है, इससे भी संपत्ति का न निर्माण ही हो रहा है, न कोई लायबिलिटीज में कमी आ रही है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब देखिए दूसरा क्या है, सब्सिडी। मतलब सब्सिडी अगर सरकार दे रही है, सब्सिडी पे बहुत कुछ प्रोवाइड करती है, तो वो किस खर्चे में जाएगा भाई? राजस्व खर्चे के अंतर्गत वो जाता है, क्योंकि संपत्ति का न निर्माण हो रहा है मेरे भाई, न ही किसी तरीके की लायबिलिटीज में। बात समझ में आ गई? अगला देखेंगे अनुदान। अनुदान भी क्या एक तरफा है कि सरकार ने अनुदान दे दिया, मतलब उसको रिटर्न लेगी ही नहीं। ठीक है, जैसे विशेष राज्यों को दिया जाता है या किसी को विशेष पैकेज दिया जाता है। समझे नहीं समझे बात को? तो अनुदान ऐसा होता है जिससे रिटर्न आने का चांस भी नहीं होता, ना ही उससे ब्याज मिलता है। तो ना तो संपत्ति का निर्माण होगा मेरे भाई, और ना ही उससे देयता में कोई कमी आएगी, मतलब लायबिलिटीज में। डिफेंस पे कुछ खर्चे इस तरीके के हैं। अब देखो, किसानों का ऋण माफी अगर कर दिया जाता है मेरे भाई, तो वो क्या होगा? सिंपल सी बात है यार, वो एक तरफा है। इससे संपत्ति का न ही निर्माण हो रहा है देश के, न ही देश मतलब क्या, सरकार के न तो संपत्ति का निर्माण हो रहा है मेरे भाई, न ही सरकार के लायबिलिटीज में कोई कमी आ रही है मेरे भाई। उसी तरीके से डाकघर का घाटा भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये कुछ मेजर एग्जाम्पल है, इनको आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब अगला अगर हम बात करेंगे तो उसके अंतर्गत पाते हैं कि पूंजीगत खर्चे। अब पूंजीगत खर्चे सरकार अगर संपत्ति का निर्माण कर रही है, ऐसे समझो। ठीक है, मतलब सरकार अगर संपत्ति का निर्माण कर रही है तो निर्माण मतलब क्या, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है सरकार के संपत्ति में। क्लियर है? सपोज करो कोई मशीन ही खरीद के लाई या कोई इंडस्ट्री सरकार लगा रही है, तो उसके संपत्ति में निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, ये खर्चे के अंतर्गत आएगा। और सरकार अपने द्वारा लिए गए ऋणों को लौटा रही है, तो लायबिलिटीज कम हो रही है कि नहीं हो रही है?
मतलब जो सरकार पे दायित्व है उसमें कमी आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो ये भी होगा। समझ में आया? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब अगली बात आती है दोस्तों, सपोज करो किसी राज्य सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट ऋण दे रही है, ये भी सरकार के खर्च है। ठीक है, मतलब कहीं न कहीं संपत्ति ये बाद में मिलेगा। ऋण मतलब क्या? बाद में मिलेगा, अनुदान शब्द नहीं यहाँ है। ठीक है, अब देखो किसी दूसरे गवर्नमेंट को, मतलब क्या है, किसी दूसरे देश की सरकार को, दूसरे देश की सरकार को अगर ऋण दे रहा है, या किसी पीएसयू को ही ऋण दे रहा है, सपोज करो पीएसयू को ही ऋण दे रहा है, तो ये सब किस खर्चे में आएंगे? ये सब आएंगे मेरे भाई कहीं ना कहीं पूंजीगत खर्चे के अंतर्गत, क्योंकि पूंजीगत खर्चे वो खर्चे होते हैं जिससे सरकार की संपत्ति का निर्माण होगा या उसकी देयता में कोई ना कोई कमी आएगी। क्लियर है? नहीं क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो हम अभी तक राजस्व प्राप्तियां, राजस्व खर्चे, ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत खर्चों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं दोस्तों। अब जो अगला पॉइंट आता है दोस्तों, वो होगा हमें इन घाटों के बारे में समझना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन घाटों के बारे में समझना। देखिए एक चीज और बता दूं, जैसे प्लान एक्सपेंडिचर था, नॉन प्लान था, तो उसको अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से हमें समझना है कि जो आगे के मुद्दे हैं उनको समझना होगा कि घाटे जो है वो क्या क्या है। दोस्तों अब बात करेंगे जो घाटे की, उसके अंतर्गत हम पाएंगे कि अगर राजस्व प्राप्तियां हैं और राजस्व खर्च है, तो इन्हीं दोनों का अंतर राजस्व घाटा के अंतर्गत है। पूंजीगत प्राप्तियां हैं तो पूंजीगत खर्च है, तो इन दोनों का अंतर कहीं ना कहीं पूंजीगत घाटा के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दो शब्दों को पहले सिंपल सा समझ लेना है। एक है राजस्व प्राप्तियां, ठीक है, एक है राजस्व घाटा। तो इनसे जो घाटा बनेगा, अरे सॉरी, राजस्व खर्चे, तो दोस्तों जो इनसे घाटा बनेगा उसी को हम राजस्व घाटा कहेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? मतलब राजस्व प्राप्तियों और राजस्व खर्चे से जो घाटा बनेगा वो उसे हम कहेंगे राजस्व घाटा। और अगर इसे समझना होगा तो हम पाते हैं क्या कि राजस्व खर्चों का कुल राजस्व प्राप्तियों पर कितना अधिक है या कितना अधिक है। मतलब राजस्व खर्च अधिक होंगे तभी तो राजस्व घाटा आएगा मेरे भाई। तो जब टर्म्स ही हमें समझना होगा राजस्व घाटा, तो मतलब क्या हो गया कि राजस्व खर्च कहीं न कहीं राजस्व प्राप्तियों से ज्यादा है। समझ गए बात को? इसी तरीके से हम पाएंगे पूंजीगत घाटा। मतलब पूंजीगत खर्चों का पूंजीगत प्राप्तियों पर अधिक कि मतलब कहीं न कहीं पूंजीगत खर्च पूंजीगत प्राप्तियों से ज्यादा है, तभी तो ये टर्म्स मिलेगा भाई पूंजीगत घाटा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्लियर है? इन दोनों मेजर टर्मों को समझ गए कि अगर राजस्व घाटा आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं, पूंजीगत घाटा पूछे तो आप बता सकते। क्लियर है नहीं क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब ध्यान दो, अच्छे समझ में आया। अब देखो कि बात आती है, एक टर्म आता है प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। क्लियर है? इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। जब हम इसकी बात करेंगे तो राजस्व घाटा तो है ही। क्लियर है? राजस्व घाटा तो है ही। ठीक है, तो जो राजस्व घाटा है उसको लिखेंगे पहले राजस्व घाटा माइनस कुछ बात और लिखनी है, ध्यान से समझना है। राज्यों को पूंजीगत अनुदान, क्योंकि मेरे भाई अनुदान शब्द हम कहां देखे थे?
राजस्व खर्चे के अंतर्गत देखे थे कि नहीं देखे थे? तो सपोज करो कुछ ऐसे अनुदान दिए गए हैं जो सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों को इस शर्त पे दी है कि उससे कोई न कोई आपको संपत्ति का निर्माण करना। समझ गए? तो अगर नेट रूप में इसको ले जाना चाहेंगे तो ये जो राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत अनुदान को अगर हम कर देंगे तो हम क्या पाएंगे भाई? प्रभावी राजस्व घाटा। तो और ज्यादा इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा? और पारदर्शिता दिखेगी कि नहीं दिखेगी? क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा माइनस राज्यों को पूंजीगत अनुदान। क्लियर है? बात समझ में आ गई? इसको याद कर लेना मेरे भाई, अच्छे से तैयार कर लेना। डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है मेरे भाई। और ध्यान एक रखना है कि ये अनुदान किसके द्वारा दिया जा रहा है? तो मैं पहले ही बता दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है। मतलब बाई सेंट्रल गवर्नमेंट टू अदर स्टेट्स, टू अदर स्टेट्स, मतलब राज्यों को दिया जाने वाला पूंजीगत अनुदान। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? अगला आप देखते हैं, अगला टॉपिक उसे कहेंगे राजकोषीय घाटा, फिजिकल डिफिसिट के बारे में बात करेंगे। ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, राजकोषीय घाटा। क्लियर है? अब इसके अंतर्गत देखेंगे कुल प्राप्तियां। समझ रहे? इसमें कुल शब्द आएगा, कुल प्राप्तियां, कुल खर्चे, दोनों दिमाग में रखना है। अगर कुल शब्द आया मतलब कहीं न कहीं राजस्व प्राप्तियां या राजस्व खर्चे, वैसे ही पूंजीगत प्राप्तियां या पूंजीगत खर्चे, इन दोनों को एक साथ शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? इतनी बात समझ में? उसके बाद मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। अब सिंपल सी बात है, घाटा में आपको समझा चुका हूं मेरे भाई कि इन दोनों को मतलब कुल प्राप्तियों का कुल खर्चों में अंतर ही तो होता है। क्लियर है? अगर खर्चे ज्यादा होंगे तो घाटा आ जाएगा। क्लियर है? समझ में? तो ध्यान से देखो, अगर हम कहेंगे तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं, ध्यान से बताना है, खुद ही सोचना है कि इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि कुल खर्चे माइनस कुल प्राप्तियां मतलब टोटल रिसीप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? इन दोनों को शामिल किया जाएगा, साथ में लिखा रहेगा मेरे भाई कुल प्राप्तियों में, कुल प्राप्तियों में पूंजीगत खर्चे के अंतर्गत, पूंजीगत खर्चे के अंतर्गत उधारी, मतलब जो सरकार के द्वारा उधार ली गई है, लिया नहीं गया था, उधारी सरकार ले रहा है, कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत पा रहे थे, जो बाद में लौटाना है। ठीक है, उधारी प्लस जो अन्य पूंजीगत प्राप्तियां थी, जैसे बचत पत्र से पैसा, राष्ट्रीय बचत पत्र से पैसा जो मिल रहा है, ये सारी चीजें जो बाद में सरकार को लौटाना है को शामिल नहीं किया जाता है, को शामिल नहीं किया जाता है। मतलब ध्यान से समझना है कि राजकोषीय घाटा वो घाटा होगा मेरे भाई जिसमें कुल खर्चों पे कुल प्राप्तियों का आधिक्य। ठीक है, अब कुल खर्चे के मतलब हमें समझ लेना है, इसके अंतर्गत मेरे भाई राजस्व खर्चे और पूंजीगत खर्चे दोनों आएंगे। कुल प्राप्तियों में भी राजस्व खर्चे और पूंजीगत खर्चे आएंगे ही। ठीक है, समझ में आया? सिंपल सॉरी कि मतलब राजस्व खर्चे और पूंजीगत खर्चे आएंगे, राजस्व प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां आएंगे ही आएंगे, दोनों चीज आएंगी, दोनों को ध्यान में रखना है। अब रखना क्या है मेरे भाई, आगे जो पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुल प्राप्तियों में पूंजीगत खर्चे के अंतर्गत उधारी जो सरकार के ऊपर लायबिलिटीज है या अन्य प्राप्तियां हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा दोस्तों। मतलब अदर शब्दों में अगर हम कहें कि कुल खर्चों का कुल प्राप्तियों पे अधिक, जिनमें प्राप्तियों के अंतर्गत गैर ऋणकारी प्राप्तियों के बारे में बात करेंगे, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, ध्यान होगा वहां
क्लियर है? क्लियर है? समझ में है? बात समझ में? जो सरकार पे उधारी है उसको हमें घटा देना है, क्योंकि वो बाद में लौटाना है। तो और अच्छा फैक्ट इसका निकल के सामने आएगा और पारदर्शिता दिखेगी कि सरकार की वास्तविक स्थिति क्या है। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो दोस्त, जो आगे हमें समझना है इसमें ये कि इसको 1 अप्रैल 1997 से लागू किया गया या यूज में लाया जा रहा है। अब इसकी सिफारिश जो की थी वो चक्रवर्ती समिति ने की थी। किसने? चक्रवर्ती समिति ने। ठीक है, चक्रवर्ती समिति। इतनी बात समझ में आएगी? अब मेरे भाई एक चीज दिमाग लगाओ, अगर इसको 1997 में लाया गया तो उससे पहले भी कुछ यूज किया जा रहा होगा। ठीक है नहीं? ठीक है। अब देखो, उससे पहले जो यूज किया जा रहा था वो होता था बजट घाटा। क्लियर है? क्या होता था? बजट घाटा। और बजट घाटा और राजकोषीय घाटा में इतना ही अंतर है मेरे भाई कि ये जो अमाउंट लिखा हुआ है कि कुल खर्चों का कुल प्राप्तियों पे अधिक, केवल इन्हीं दिनों को बजट घाटा कहा जाता था, जिसमें इस बात को नहीं रखा जाता था। ध्यान से समझना, अगर हम बजट घाटा के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में? बजट घाटा के बारे में बात करेंगे तो कुल खर्चों का कुल प्राप्तियों पे अधिक। ठीक है, जिसको इससे पहले लागू किया जाता था। अब मुद्दे को समझना मेरे भाई कि बजट घाटा के अंतर्गत क्या कमियां थी जिसके कारण इसको लागू किया गया। देखो, कुल प्राप्तियों में हम देखेंगे भाई, जो सरकार के ऊपर उधारी है, ठीक है, जैसे बाजार से उधारी लिया, ठीक है, या अन्य देयताएं उसके ऊपर है, इनको भी प्राप्ति मान लिया गया। ठीक है, क्लियर है? इनको भी प्राप्ति मान लिया गया। ये क्या करता है भाई, कहीं ना कहीं एक समस्या के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि देखो भाई, वास्तविक तौर पे ये हमारे ऊपर एक लायबिलिटीज है कि हमारे ऊपर कर्ज है, वो प्राप्ति नहीं कहा जा सकता। बात समझना, प्राप्ति तो है, लेकिन अगर इसको हम प्राप्ति मान के चलेंगे तो जो हमारी वास्तविक स्थिति है वो दिखेगी नहीं। आप सोचो, अब सोचो, क्लियर है? यहां ए है, बी है, सी है और डी है। क्लियर है? बात समझना, ये कोई अमाउंट एक्स है, ठीक है। अब इन दोनों के अंतर को अगर प्राप्त करना होगा, तो ये जो भी अमाउंट आया, सपोज करो ये y आया, जो भी अमाउंट आया मतलब y आया, ये होगा। क्लियर है? अब देखो, अब जब राजकोषीय घाटा के बारे में बात करेंगे तो हम दो अमाउंट को हटा देंगे, ठीक है, मतलब जो डेप्ट है सरकार पे, उन दो अमाउंट को हटा देंगे, तो ये टोटल वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो जो y की वैल्यू आएगी वो बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? तो सरकार की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि वास्तव में हमारा ये घाटा है, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें ये लौटाना। समझ में है? क्लियर है? अब देखो, समस्या क्या आती थी मेरे भाई कि जो बजट घाटा है उसके अंतर्गत होता क्या था कि हमारा जो घाटा दिख रहा है शब्द ना, वो कम दिखता था, तो लगता था सरकार की स्थिति अच्छी है, लेकिन वास्तविक स्थिति राजकोषीय घाटे के अंतर्गत पता चलेगा। ठीक है, जिसकी अवधारणा 1997 के बारे में बात लागू की गई, मतलब इसके साथ ही लागू की गई, 1 अप्रैल 1997 से इसको लागू कर दी गई। अब बात होती है कि 1997 के बाद मेरे भाई इस बजट घाटे को शून्य पर रखने का विचार किया गया, मतलब कि हमेशा बजट घाटे को शून्य रख के हम लोग आगे चलेंगे। इतनी बात समझ में? अब देखो, बजट घाटे से समस्या ये होती थी कि मार्केट में कहीं कहीं इन्फ्लेशन आ जाता था। अब कैसे आता था इसको समझना है कि बजट घाटा आया, अब उसकी पूर्ति करने के लिए सरकार क्या करती थी, आरबीआई से धन लेती थी, ठीक है, या आरबीआई के पास जो धन पड़ा हुआ है उसको भी उठा लेती थी, ठीक है, जिसे हिनार्थ प्रबंधन के अंतर्गत देखेंगे मेरे भाई, ठीक है, इन्हीं शब्दों को हिनार्थ प्रबंधन के अंतर्गत देखते हैं। अब क्या है, जो पैसा लिया फिर से मार्केट में फ्लो हुआ, अब जैसे ही मार्केट में फ्लो होगा, ठीक है, लोगों पर पैसा जाएगा, लोगों पर पैसा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है खरीदारी करेंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो एक समस्या बनी रहती थी अगर इसको सही से लागू नहीं किया जाता। इसीलिए बजट घाटे को मौद्रिक घाटा भी कभी कभी कहा जाता है। समझ में आ रहा? मोनेटाइज डिफिसिट, समझ गए बात को? क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट समझ गया कि नहीं समझ गया?
अब देखो, जो राजकोषीय घाटा है उसी को सकल राजकोषीय घाटा भी कहा जाता है। क्लियर है? समझ में है? बात समझ में आ गई? अब देखो, अगला एक पॉइंट और समझना है हमें, जो एक इंपॉर्टेंट घाटा है, उसका नाम है प्राथमिक घाटा। मतलब अगर हम राजकोषीय घाटा जो है अपना, राजकोषीय घाटा जो अपना है, इससे ब्याज भुगतान घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा प्राथमिक घाटा। क्लियर? अब देखो, ब्याज देने से, जैसे हम लोग राजस्व खर्चे के अंतर्गत देखते थे, तो ब्याज तो दिया जा रहा है, लेकिन ब्याज देने से मेरे भाई हमारे ऊपर लायबिलिटीज की कमी नहीं आ रही है। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? तो ब्याज भुगतान को जब राजकोषीय घाटे से घटा दिया जाता है तो हमें मिल जाता है प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डिफिसिट। क्लियर है? बात समझ में? आगे बढ़ा जाए। ठीक है? अब देखो, एक आता है नेट। अगर नेट प्राथमिक घाटा का बात करेगा तो इसमें से राज्यों को जो ऋणगत ऋण दिया गया है, अनुदान नहीं, जो ऋण दिया गया है उसके बारे में भी उसको घटा देंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि वो बाद में सरकार को मिलने वाला है। बात समझ गए? क्लियर है? इतनी बात समझ गए? ये इंपॉर्टेंट मेन घाटे है, इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है? एक दो और है, उसको भी मैं बता देता हूं। ध्यान से समझना चीजों को। अगर यहां तक कोई दिक्कत होगी तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, चीजों को समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन करिएगा। क्लियर है? जो भी मटेरियल आपको दिया गया है उसको पढ़ते रहना।